मैं आपसे थोड़ा-सा डिस्कशन करना चाहूँगी। ज़्यादा तो मुझे नॉलेज नहीं है बट जितना मेरे पास है मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। श्रीनिवासन सर प्लीज़ आप मुझे कन्फर्म कर दीजिए मेरा स्क्रीन और मेरा वॉइस आपको आ रहा है ना? यस मैम, यस मैम, यस यस मैडम, मैम। हो रही। थैंक यू सुरेंद्र सर, थैंक यू श्रीनिवासन सर, थैंक यू प्रवीणनाथ सर। तो सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग प्लीज़ थोड़ा अपने मोबाइल को फ्लिप कर लीजिएगा, तो आपको थोड़ा-सा क्लियर नज़र आएगा। तो फर्स्टली लीडर्स हम डिस्कस करेंगे कि हम जो जिस पैथी पे हम काम करते हैं, जिस एक्यूलाइफ ब्रह्मास्त्र पे हम काम करते हैं, वो किस प्रकार से काम करती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज द एक्यूप्रेशर। एक्यूप्रेशर क्या है? एक्यूप्रेशर इज अ नेचुरल साइंस। ये एक नेचुरल पद्धति है, नेचुरल साइंस है, प्रकृति की देन है। एक्यूप्रेशर इज एन एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। यानी कि ये जो एक्यूप्रेशर जो है हमारी भारतीय पद्धति का बहुत ही पुराना सिस्टम है, हमारी चिकित्सक प्रणाली का किसी भी तरह का हमें ट्रीटमेंट देने का, यानी कि हमें आरामदायक हमें पेन से रिलीफ कह सकते हैं, आप कह सकते हैं कोई भी हमें बीमारी होती है तो उसका इलाज करने के लिए बहुत ही पुरानी चिकित्सा पद्धति है। एक्यूप्रेशर का मतलब क्या होता है? एक्यू प्लस प्रेशर, ये दो वर्डों से मिलकर बना है एक्यूप्रेशर। एक्यू मीन्स नीडल यानी कि छेदन, प्रेशर यानी मीन्स टू अप्लाई फोर्स, यानी कि छेदन करने के लिए जिस नीडल से हम प्रेशर लगाते हैं उस चीज उसे हम एक्यूप्रेशर कहते हैं। यानी कि ये पुरानी चिकित्सा प्रणाली है हमारे इंडियन कल्चर की, जिसे हम कह सकते हैं एक्यूप्रेशर बहुत ही पुरानी पद्धति है जिस पे हम काम करते हुए जा रहे हैं। Acute means move, transfer, transmit, transport और reduce the bioenergy and the body fluids। इसका मतलब ये है एक्यू मतलब अगर अपन चाइनीज में जाने तो शू होता है और एनर्जी मतलब क्यू आई होता है। इसके बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं क्यू आई और ची के बारे में। क्यू आई और ची पद्धति, ये जो नाम लिए गए हैं ये चीनी वर्ड है जिनका मतलब होता है एनर्जी। एक्यूप्रेशर, एक्यू का मतलब क्या होता है? किसी चीज का मूवमेंट करना, किसी चीज को इधर से उधर करना, यानी कि किसकी बॉडी में एनर्जी का ट्रांसफर करना। यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर होता है बायोइलेक्ट्रिसिटी नाम से एक चीज, जो हमारी जैविक ऊर्जा होती है, प्राण वायु जिसे हम कहते हैं, जैविक ऊर्जा कहते हैं, वो हमारी बॉडी में दौड़ती है। कभी एक्टिव होती है, कभी पैसिव होती है, कभी यीन होती है, कभी यान होती है। यानी कि कभी तो ये एक्टिव यानी ठंडी हो जाती है किसी किसी की बॉडी में, किसी किसी की बॉडी में गर्म तत्व में मौजूद होती है। यानी कि किसी की बॉडी में क्या होता है कि आप कह सकते हैं यीन जो होती है हमारी, वो हमारी मेल एनर्जी होती है, वो जो एनर्जी होती है हमारी एक्टिव होती है, और यांग होती है जो फीमेल एनर्जी पैसिव होती है यानी कि ठंडी होती है। जिसकी बॉडी में ठंडापन ज्यादा होगा वहां पे आपको जकड़न, दर्द, ये सारी चीजें आपको ज्यादा मिलेगी। उसकी बॉडी थुलथुली होगी, काम करने में सक्षम नहीं होगी। और अगर हम बात करें एक्टिव एनर्जी की, वो बंदा बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव नेचर का, आप कह सकते हैं बहुत ही ज्यादा एक्टिव होगा। तो नेक्स्ट हम सिस्टम पे बात करते हैं। महर्षि चरक के अनुसार शारीरिक व मानसिक रोगों को दूर करने, रक्त संचार को ठीक करने, मांसपेशियों को सशक्त बनाने तथा संपूर्ण शरीर विशेषकर मस्तिष्क तथा चित्त को, चित्त यानी कि जो हमारी अवचेतना होती है, हमारा जो कॉन्शियस और अनकॉन्शियस माइंड होता है, यानी कि एक तो हम जिस पे काम कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं, वो हमारा कॉन्शियस माइंड है। एक है जब हम सोते रहते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड भी होता है, जो कि हमारा उस टाइम भी हमारा जो माइंड होता है चलता रहता है बट हमें महसूस नहीं हो पाता है। तो हमारे चित्त को शांत रखने के लिए मर्म बिंदु, मतलब कि जो हमारे छोटे छोटे बिंदु होते हैं जिन पे हम जिसे क्या आप कह सकते हैं किसी को भी किसी तरह का इलाज चाहिए, मर्म बिंदु जो हमारे मेन मुख्य पॉइंट्स होते हैं, मुख्य घटक होते हैं, उनके ऊपर हल्की गहरी दबाव दी जा सकती है। तो ये उनके अनुसार, महर्षि चरक के अनुसार आप देख सकते हैं एक्यूप्रेशर उन्होंने अपनी भाषा में ये समझाया है कि हमें शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करने के लिए, मतलब मेंटल और फिजिकल जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं उन सभी को दूर करने के लिए पहले जो चिकित्सा प्रणाली यूज की जाती थी इंडियन एंशिएंट कल्चर के अंदर, वो हमारा एक्यूप्रेशर था। यानी कि नीडल से वो छेदन करते थे जिससे कि जो हमारी बीमारी होती थी वो धीरे धीरे कटती जाती थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एमपी खेमका जी के अनुसार शरीर के रक्त यानी कि ब्लड
वे ब्लड फ्लूइड्स के स्थानांतरण की विद्या को एक्यूप्रेशर कहते हैं। यानी कि जो हमारे ब्लड जो बहता है हमारे शरीर के अंदर, रक्त प्रवाह जो होता है उसका इधर से उधर घूमना या फिर उसकी विद्या उसको इधर से उधर ट्रांसफर करवाना भी एक्यूप्रेशर कहलाता है। शरीर के किसी निश्चित बिंदु पर दबाव देकर ऊर्जा की रुकावट को नियमित करना एक्यूप्रेशर कहलाता है। यानी कि जैसे हम छेदन करते हैं तो नीडल के उसी पॉइंट पे करते हैं जहां पे किसी को पेन होता है, या फिर किसी को जैसे वो बताता है कि जकड़न आ रही है, तो वहां से उस वायु को हटा देते हैं, वहां पे वायु भर जाती है। यानी कि कुछ ऐसा सिस्टम हो जाता है कि वो पॉइंट जो होता है आपका हल्का सा स्वेलिंग आ जाती है, जिस वजह से पहले के लोग क्या करते थे, नीडलिंग करते थे, छेदन करते थे। ऊर्जा को संतुलित कर शरीर को ठीक करने की विद्या को भी एक्यूप्रेशर कहते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज एक्यूप्रेशर, व्हाट इज एक्यूपंक्चर एंड व्हाट इज इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। यानी कि जिस विद्या पे हम काम कर रहे हैं, जिस चिकित्सा यानी कि इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर पे हम काम कर रहे हैं, वो क्या होता है। तो हमने एक्यूप्रेशर को समझा, शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर किसी चीज से दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को एक्यूप्रेशर कहते हैं। उसके बाद हम जानते हैं एक्यूपंक्चर क्या होता है। शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर सुइयों को चुभोकर चिकित्सा करने की एक पद्धति होती है। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर दोनों एक ही तरह की पद्धति होती है। इसमें अंतर सिर्फ इतना माना जाता है कि एक्यूप्रेशर में आप प्रेशर पॉइंट्स पर सुई चुभाते हैं, एक्यूपंक्चर में आप प्रेशर पॉइंट्स पर सुई चुभाते हैं। वही एक्यूप्रेशर से में उन्हीं पॉइंट पर अपने हाथों से मसाज देते हैं, किसी इक्विपमेंट के जरिए इलाज करते हैं। यानी कि एक्यूप्रेशर पे हम क्या करते हैं, अपने पॉइंट्स की मदद से, जैसे हम सर्वाइकल साइटिका का आप जान सकते हैं, हम एक्यूपंक्चर हमारे डिवाइस से तो ट्रीटमेंट करते ही हैं, बट साथ में हम हाथ से भी प्रेशर देके हमारे जो पॉइंट्स होते हैं, GB21 होते हैं, इस तरह के पॉइंट्स जो होते हैं हमारे, उन पे हम प्रेशर देके वहां पे जकड़न होती है या दर्द होता है उसको सही भी करते हैं। तो अब नेक्स्ट हम जानते हैं जिस पद्धति पे हम अभी काम कर रहे हैं उसे क्या कहते हैं। उसे कहते हैं इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर। शरीर के कुछ विशेष स्थानों पर तीसरी मशीन की सहायता से बायो इलेक्ट्रिक वेव की सहायता से चिकित्सा करने की एक पद्धति है। यानी कि जिस पद्धति पे हम काम कर रहे हैं वो हमारी बायो इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी जैविक ऊर्जा है, जो हमारी एक्टिव और पैसिव एनर्जी, जो हमारी यीन और यांग एनर्जी है, उसको ये बैलेंस करता है, जिस वजह से हमारी बॉडी का मेंटेनेंस बना रहता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एपरेटस। जिस मशीन पे, जिस ब्रह्मास्त्र से, जिस चीज से हम काम कर रहे हैं, जिस पद्धति पे हम काम कर रहे हैं, उस डिवाइस को हम कहते हैं एक्यूलाइफ इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर एपरेटस। एक्यूलाइफ क्या है? मशीन मैग्नेटिक वेव थेरेपिस्ट के अनुसार ये कार्य करती है। इस मशीन को जापान, चीन और ताइवान में मैग्नेटिज्म और मैग्नेटिक थेरेपी के प्रभाव में संभावित अनुसंधान के 16 वर्षों के परिणाम स्वरूप इसे विकसित किया गया था। यह मशीन FDA सर्टिफाइड यानी कि फूड्स एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन से मान्यता प्राप्त है और ये पेटेंट मशीन है जिसे कोई दूसरा नहीं बना सकता। और आप देख सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं कि इसकी जो पेटेंट नंबर है, चाइना में, ताइवान में, इंडोनेशिया में, जापान में, US के अंदर, कोरिया में, थाईलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, मलेशिया में और जर्मनी में। इसके अलावा नेक्स्ट हम बात करते हैं अब आप देख सकते हैं ये हमारा हैंड पाम है। इसके अंदर जो हम जिस पे बेसिकली काम करते हैं, जो हमारे पॉइंट्स होते हैं, जो हमारे, जैसे कि हमारे पॉइंट्स तो बहुत सारे होते हैं, आप देख सकते हैं हैंड पाम्स के अंदर ये पॉइंट्स तो हमारे बहुत सारे होते हैं, लेकिन क्या होता है कुछ कुछ पॉइंट्स पे हम, जो मेन पॉइंट्स होते हैं जिनसे हम जल्द से जल्द पेशेंट का जांच और इलाज हम कर सकते हैं, हम इसे जांच और इलाज मशीन भी कहते हैं, क्योंकि इस मशीन से हम इसका पेशेंट का, सामने वाले का डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों चीज करते हैं। तो आप ये हैंड पंप देख सकते हैं, इसमें से हमारे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं जिनको हम याद रख के उनका जल्द से जल्द ट्रीटमेंट और चेकअप कर सकते हैं। तो हम उन पॉइंट्स पे आज बात करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे हैंड पाम के अंदर फर्स्ट हम लेते हैं हमारे लिटिल फिंगर। तो लिटिल फिंगर पे आप देख सकते हैं हमारा सूजन यानी कि स्वेलिंग का पॉइंट है। सेकंड हमारा हार्ड फाइनल का पॉइंट है। उसके नीचे आप देख सकते हैं हमारा घटिया यानी कि रैमेटिज्म का पॉइंट है।
उसके बाद नेक्स्ट हमारा लीवर फाइनल का पॉइंट है। उसके बाद हमारा साइड में आप देख सकते हैं चेन जैसे बने हुए हैं, वो हमारे लेफ्ट राइट किडनी के पॉइंट्स हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं एक पॉइंट और इसमें नजर आ रहा है आप लोगों को, वो है हमारा त्वचा, यानी कि जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं उसका पॉइंट है। नेक्स्ट जो हमारी अंगुल आप देख सकते हैं, इसके पास जो हमारी अंगुल है रिंग फिंगर, आप देख सकते हैं इसमें हमारा ये, आप ऐसे याद रख सकते हैं, ये जो हमारी अंगुल होती है ये हमारे पैर की अंगुल होती है। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट होता है हमारा पैर का पंजा, उसके बाद होता है पिंडली, फिर होता है हमारा जो हमारी लाइंस होती हैं उसके ऊपर हमारा होता है घुटना, फिर हमारी जो होती है थाइज यानी कि जांग होती है, फिर हमारा हिप का पॉइंट आ जाता है। और इसके अंदर दो पॉइंट्स अलग होते हैं जिनको हम याद रख सकते हैं, हमारे बीपी प्लस और माइनस के पॉइंट्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी जो रिंग फिंगर के पास वाली जो अंगुल होती है, सबसे बड़ी अंगुल, ये जो होती है हमारे मुंह की, यानी कि हमारे चेहरे की अंगुल होती है। हमारे ऊपर से लेकर नीचे तक चेहरे से रिलेटेड जो भी हमारे उसमें ऑर्गन्स आते हैं वो इसमें कवर्ड होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर कौन से होते हैं, डिप्रेशन प्लस और माइनस। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो होते हैं हमारी दोनों आंखें, यानी कि हमारी लेफ्ट राइट आईज। उसके बाद जो हमारा बीच में आप लाइन देख सकते हैं वो है हमारी नोज यानी कि नाक। साइड में आप देख सकते हैं दो हमारे कान बने हुए हैं, जैसे कि आपने जिगजैग देखा, दो हमारे कान बने हुए हैं, हमारे ईयर्स। उसके बाद जो होता है हमारे टीथ, नीचे अंगुल के थोड़ा सा आते हैं, तो आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट राइट ऊपर नीचे के लोअर एंड अपर टीथ। उसके बाद साइड में जो होता है हमारा ब्रेन, कान के ऊपर आप देख सकते हैं क्या होता है, हमारे पास ब्रेन होता है, तो हमारे लेफ्ट राइट ब्रेन। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारी इंडेक्स फिंगर आती है, उसका फ्रंट का हम अगर देखते हैं तो ये हमारी जो होती है हाथ की अंगुल होती है, हमारे जो हैंड जो होती है उसकी अंगुल होती है, उसकी फिंगर होती है ये। तो हमारे हाथ में क्या होता है, हमारा पंजा यानी कि पाम, हमारा जो हाथ होता है, फिर हमारी कोनी यानी कि एल्बो, फिर हमारी बाह शोल्डर, फिर जो हमारा शोल्डर आता है कंधा। उसके बाद नेक्स्ट हमारे दो पॉइंट्स इसमें डिफरेंट होते हैं, वो होता है लीवर, उसके बाद लीवर डिसऑर्डर, और बीच में आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट हमारा चेस्ट पेन। उसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट की बात करें तो आप सभी जानते हैं, इसको थोड़ा सा फ्लिप करके साइड से देखेंगे तो हमारा जो थंब के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं, हमारे थंब के अंदर पॉइंट्स होते हैं फटीग का, सबसे ऊपर पॉइंट है हमारा थकान यानी कि फटीग। उसके बाद नेक्स्ट हमारा पॉइंट होता है अनिद्रा यानी कि इंसोम्निया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे तीन पॉइंट्स होते हैं लगातार खांसी जुकाम बुखार, खांसी जुकाम बुखार। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पॉइंट्स होते हैं यूरिक एसिड और थायराइड, यूरिक एसिड और थायराइड। फिर हम बीच में चलते हैं, हमारा जो बीच का हथेली जो हमारी पाम होती है उसमें आप देख सकते हैं, अगर आप स्टार्टिंग करते हैं तो हमारा ब्लड शुगर, उसके बाद अस्थमा, फिर आप देख सकते हैं हमारा हार्ट का पॉइंट, उसके बाद आप साइड में देख सकते हैं हमारा जो श्वास नली है उसका पॉइंट, फिर आप देख सकते हैं हमारा राइट फेफड़ा यानी कि राइट लंग्स। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप चलेंगे तो आप देख सकते हैं लीवर, पेट दर्द यानी कि स्टमक एक जो भी हमारे पेट से रिलेटेड समस्या होती है, फिर हमारा पैनक्रियाज, फिर हमारा किडनी फाइनल का पॉइंट, फिर आप देख सकते हैं नीचे अपेंडिक्स। फिर नेक्स्ट हम थर्ड लाइन में चलते हैं तो हमारा लेफ्ट लंग यानी कि लेफ्ट फेफड़ा, उसके बाद नीचे आप देख सकते हैं हार्ट के पॉइंट्स, हमारे जो हार्ट, और उसके बाद रैपिड हार्ट बीट, और उसके बाद देख सकते हैं छोटी आंत, उसके बाद देख सकते हैं किडनी, लेफ्ट राइट किडनी के हमारे पॉइंट्स हैं। फिर साइड में आप देख सकते हैं नीचे बड़ी आंत का पॉइंट है, फिर हमारी नपुंसकता यानी कि इंपॉर्टेंस का पॉइंट है, फिर साइड में हमारे स्ट्रोक यानी कि चक्कर आना। फिर हम जाते हैं राइट साइड में तो आप देख सकते हैं अपेंडिक्स के नीचे हमने ब्लड शुगर चेक किया, तो उसके बाद हम शुगर फाइनल, आप देख सकते हैं जो हमारे शुगर के पॉइंट्स होते हैं, हम ब्लड शुगर, पैनक्रियाज और शुगर फाइनल चेक करके हम बताते हैं। उसके बाद हमारे जो बवासीर होता है, बवासीर फाइनल, उसके बाद आंतरिक बवासीर, भारी बवासीर यानी कि जो हमारे पाइल्स की समस्या जो होती है। नीचे आप देख सकते हैं अगर आप अपने हाथ को मोड़ते हैं, रिस्ट यानी कि जो आपकी कलाई है उसको मोड़ते हैं, नीचे की साइड आप पॉइंट्स देख सकते हैं। हमारे जो राइट साइड जो पॉइंट्स राइट साइड हमारे जो पॉइंट्स होते हैं वो लेडीज के रिलेटेड जो समस्या होती है, यूट्रस की, योनि की जो हमारी प्रॉब्लम होती है यूट्रस में, इनमें गर्भाशय और योनि के पॉइंट्स होते हैं।
लेफ्ट साइड जो हमारे होते हैं जेंट्स के पॉइंट्स होते हैं प्रोस्टेट और यूरिन ट्यूब, यानी कि पेशाब नली। तो आप सभी देख सकते हैं ये पॉइंट्स। इन सभी पॉइंट्स के चेकअप से, इन सभी पॉइंट्स के डायग्नोसिस से या इन सभी पॉइंट के जांच से हम पता लगा सकते हैं। उसके बाद पीछे का भी हैंड चार्ट की हम बात करें तो आप ये सभी पॉइंट्स इसमें देख सकते हैं। जो हमारी फर्स्ट अंगुल है उसमें आप देख सकते हैं हमारे जो पॉइंट्स हैं वो है कॉन्स्टिपेशन, गैस्ट्रिक अल्सर, फोरहेड, इन्फ्लुएंजा यानी कि जो नजला होता है। उसके बाद सेकंड जो हमारी अंगुल है उसके अंदर पॉइंट्स होते हैं हमारे एपेटाइट यानी कि भूख समस्या, भूख का कम लगना, भूख का ज्यादा लगना, टॉप ऑफ हेड हमारे ऊपर का जो सर होता है। उसके बाद एक पॉइंट हमारे कोलेस्ट्रोल का होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो अंगुल होती है हमारी उसमें आप ये पॉइंट्स देख सकते हैं जो हमारा माइग्रेन, अगर किसी को माइग्रेन की समस्या है तो यहाँ से हम उसका पता लगा सकते हैं। फिर हमारा आता है नेक्स्ट हमारी जो लिटिल फिंगर होती है उसमें जो पॉइंट होता है हमारा बैक ऑफ हेड। उसी आप देख सकते हैं हमारे रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर के बीच में आप नीचे की साइड और नीचे की ओर जाते हैं तो हमारा पॉइंट होता है साइटिका, यानी कि जो हमारी साइटिक नर्व है। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारे थंब और इंडेक्स फिंगर के बीच में जो पॉइंट है बीपी फाइनल का। उसके बाद लास्ट हमारा पॉइंट है एलर्जिक अस्थमा। और मैंने साइटिका की बात करी तो आप पूछेंगे कि आपने हमें बताया नहीं साइड में, तो ये लास्ट का पॉइंट है, हम इसमें भी चेक करेंगे। आप हमारे थंब के पास देख सकते हैं जो हमारे जिगजैग एक चेन सी बनी हुई है। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर हमारे जो बैक है, हमारी जो स्पाइन है उससे रिलेटेड पॉइंट्स होते हैं अपर बैक पेन, मिडल बैक पेन, लोअर बैक पेन, सर्वाइकल। तो ये सारी चीजें हमारे पॉइंट्स हैं जो हमें बताते हैं, जिनसे हम डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों करते हैं। तो हम अब जानते हैं कुछ डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के पॉइंट्स जिनसे हम पता लगा सकते हैं कि हम उनका जांच और इलाज कैसे करें। तो हमारी जो बेस ऑफ द डायग्नोसिस होते हैं वो हमारे कुछ बेस ऑफ द डायग्नोसिस होते हैं जिनसे आप जल्द से जल्द पता लगा सकते हैं कि सामने वाले के क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं। तो हमारी कुछ जांच के सूत्र हैं, उन पे हम बात करते हैं। फर्स्ट हमारा जांच का सूत्र है कब्ज और लीवर फाइनल का पॉइंट तेज बोले तो लीवर फैटी है। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, कब्ज और लीवर फाइनल का पॉइंट तेज बोले तो लीवर फैटी है। सेकंड है हमारा कब्ज, लीवर फाइनल और स्वेलिंग। कब्ज, लीवर फाइनल और स्वेलिंग तीनों पॉइंट तेज बोले तो लीवर पे स्वेलिंग भी है। कब्ज, लीवर फाइनल और स्वेलिंग तीनों पॉइंट तेज बोले तो लीवर पे स्वेलिंग भी है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा थर्ड सूत्र आता है बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो, यानी बड़ी जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत, जो हमारी बड़ी आंत का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो कब्ज, गैस, एसिडिटी, जी मचलना, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट, बीपी, टेंशन आदि समस्याएं हमें आएंगी। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फोर्थ पॉइंट है बड़ी आंत और कब्ज और स्वेलिंग तीनों पॉइंट तेज बोले तो आंतों पे स्वेलिंग आ रही है। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, लास्ट हमारा जो सूत्र है लेफ्ट किडनी का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो और किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो वह व्यक्ति किडनी का नहीं पेट का रोगी है। मैं फिर से बताती हूँ आपको, ये पॉइंट मुख्य है, कई बार इसमें हम गलती कर देते हैं। लेफ्ट किडनी का पॉइंट हल्का या तेज बोले तो और किडनी फाइनल का पॉइंट नहीं बोले तो वह व्यक्ति किडनी का नहीं पेट का रोगी है। तो आप सभी इन सभी सूत्रों से वाकिफ हैं। फिर से हमने आज हमारा रिवाइज किया। इसके बाद नेक्स्ट हम पॉइंट्स पे जाते हैं कि हम कैसे स्टार्ट करें। सामने वाले का जब हम चेकअप करते हैं तो हमें कैसे स्टार्ट करना चाहिए। चेकअप स्टार्ट करते समय सबसे पहले येलो पॉइंट शाओशैंग, हमारा जो लंग मेरिडियन का पॉइंट होता है शाओशैंग पर हमें सेंसेशन चेक करेंगे। इस पॉइंट से कम या बराबर सेंसेशन आने का मतलब है सब ठीक है। जब शाओशैंग से ज्यादा सेंसेशन किसी पॉइंट पर होगा तब उसे समस्या या बीमारी को मानना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ ध्यान की बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए। तो आप सभी देख सकते हैं खाली पेट मशीन का प्रयोग ना करें। कुछ हल्का स्नैक्स लेकर 30 मिनट बाद प्रयोग कर सकते हैं।
खाना पीना करने के 1 घंटे बाद ही मशीन का प्रयोग करें। बट कई बार क्या होता है, जैसे अब आप सब ये बोलेंगे कि ये तो मैम पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि सुबह सुबह 7 o'clock भी सभी के क्लिनिक्स ओपन हो जाते हैं, किसी कोई जल्दी पेशेंट्स जाते हैं, तो उनको आप हल्का फुल्का स्नैक्स खा के आने के लिए कहिए, जिससे कि क्या होता है कि मशीन काम तो खाली पेट भी करेगी, बट जितना अच्छा उसका रिजल्ट आपको थोड़ा कुछ खाने के बाद मिलेगा, उतना बढ़िया रिजल्ट, जिससे जल्दी से जल्द पेशेंट रिकवर हो पाएगा। तो थोड़ा सा आप इस पे सावधानी बरतिएगा। अगर आप कह सकते हैं, अगर पॉसिबल हो पाए तो आप सामने वाले को कहिए कि थोड़ा सा आप कुछ खा के आए। थकान महसूस होने की स्थिति में मशीन का प्रयोग नहीं करना है। मशीन का प्रयोग करने के बाद ठंडे पानी से नहाना या ठंडे पानी से 1 घंटे तक नहीं लेना या पीना है। इसके अलावा आगे देखेंगे हम कि ठंडे पानी का प्रयोग ना करने के अलावा हम अगर किसी को प्यास लग रही है, तो सबसे पहले आप अगर उनका चेकअप करते तो उनको थोड़ा सा, अगर गर्मी है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी पिलाएं। और जैसे कि मौसम चेंज हो रहा है, ठंड आ रही है, ठंडा मौसम हो चुका है, तो आप उनको गर्म पानी पिलाएं, या फिर उनको कहें कि आप 1 गिलास गर्म पानी पी के आए, और ट्रीटमेंट के बाद भी उन्हें गर्म पानी पीने की हिदायत दें। ब्लू पॉइंटर से चेक करते समय हाथ पर बहुत ज्यादा दबाना नहीं है, यानी कि हल्के हाथ से प्रेस करते हुए उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों करना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ चेकअप के पॉइंट्स। आप देख सकते हैं, फर्स्ट हमारा जो हिप का पॉइंट है, उसके बाद हम साइटिका का ले सकते हैं। दोनों पैर, जैसे कि हमने पैर की बात की थी, तो हमारी पैर की अंगुल, कमर दर्द, उसके अंदर साइटिका के इनके जो भी पॉइंट्स है वो हम कवर करेंगे। कमर दर्द में जो दोनों साइड से कमर दर्द होता है, सर्वाइकल साइटिका का। उसके बाद जो हमारे हाथ के पॉइंट्स है, हमारी हाथ की अंगुल है हमारे। उसके बाद सिर भारी, सिर दर्द होता है, टॉप ऑफ हेड, बैक ऑफ हेड, माइग्रेन, फोरहेड। उसके बाद लेफ्ट राइट ब्रेन, इसके अंदर हम और भी चीजें चेक करेंगे, बीपी जो हो गया, कोलेस्ट्रॉल, ये सारी चीजें इससे हमें पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम गैस, कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, किसी को एसिडिटी हो जाती है, उसके बाद हम भूख समस्या भी इसके साथ चेक करेंगे। फिर रैपिड हार्ट बीट, हम उसके हार्ट के पॉइंट्स चेक करेंगे। फिर हम यूरिन ट्यूब चेक करेंगे। उसके बाद अस्थमैटिक जो पॉइंट्स है, उसके साथ ही हम अस्थमा अगर चेक कर रहे हैं तो उसके साथ हमें लेफ्ट राइट चेस्ट पेन और लेफ्ट राइट लंग्स यानी कि हमारे फेफड़े और चेस्ट पेन के पॉइंट्स भी हमें चेक करने चाहिए। फिर कोलेस्ट्रॉल, बीपी हमने आपसे बात करी थी। उसके बाद हमारे शुगर में ब्लड शुगर, पैनक्रिया शुगर फाइनल। उसके बाद जो हेमोरॉइड्स यानी कि पाइल्स होते हैं, पाइल्स फाइनल, और इंटरनल पाइल्स, एक्सटर्नल पाइल्स। उसके बाद हमारे किडनी के सारे पॉइंट्स, क्योंकि किडनी के पॉइंट्स, अगर किडनी फाइनल बोल रहा है तो उसमें किडनी का पेशेंट है, अदरवाइज वो हमारा पेट का रोगी है, यानी कि उसको पेट से रिलेटेड समस्या है। उसके बाद इंपोर्टेंस, यूट्रस, वेजाइना एंड ऑल अदर पॉइंट्स जो भी रेस्ट रह जाते हैं, तो ये सभी पॉइंट्स हम चेक करेंगे। ये हमारे मेन पॉइंट्स होते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जैसे कि अगर किडनी के पॉइंट, जैसे सारी समस्या जो भी हमारी आती है बेसिकली हमारे पेट से आते हैं, तो सबसे पहले हमें पेट को अच्छे से चेक करना होता है। उसके बाद हम फ्रंट हैंड मैप की बात करते हैं। उसमें कुछ ब्लैक पॉइंट्स हैं, कुछ ब्लैंक पॉइंट्स हैं, कुछ ब्लैंक बॉक्सेस हैं, कुछ ओवल बॉक्सेस हैं, कुछ ऑरेंज लाइंस हैं, कुछ और ऑर्गन्स हैं। तो इन सभी के बारे में जानेंगे हम कि ब्लैक पॉइंट्स क्या होते हैं, ब्लैंक पॉइंट्स क्या होते हैं, ओवल क्या होता है, ऑरेंज लाइंस क्या होती है, ये सारी चीजें क्या डिनोट करती है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर देखिए कि कुछ जो बने हुए हैं वो किस प्रकार से बने हुए हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, फिर हम उसके बारे में जानेंगे। तो ये आप सभी ने देख लिया है, ऑरेंज लाइन, ब्लैक डॉट्स, ओवल्स, ये सभी आपने देख चुके हैं। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे। ब्लैक पॉइंट्स, इस पॉइंट पर चेक करना है। इस पॉइंट को पाम एक्यू पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट हमारे हथेली के पीछे और आगे दोनों ओर होते हैं। चेक करते समय ब्लू पॉइंटर को इस पॉइंट पर रखना है और हल्का सा दबाना है, फिर उठा लेना है। इसी प्रकार से सभी ब्लैक पॉइंट पर चेक करना है, यानी कि हमारे चेकअप पॉइंट्स होते हैं हमारे पाम में, यानी हमारी हथेली के अंदर। ब्लैंक पॉइंट्स, खाली पॉइंट्स, इस पॉइंट पर चेक करना है। इस पॉइंट को पाम एक्यू पॉइंट कहते हैं। ये पॉइंट हमारी हथेली के पीछे और आगे की स्किन जहां मिलती है और ये पॉइंट वहीं होते हैं।
चेक करते समय ब्लू पॉइंटर को इस पॉइंट पर छोटे छोटे गोले के आकार में घुमाकर चेक करना है। इसी प्रकार से सभी ब्लैक पॉइंट पर चेक करना है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं जो हमारे बॉक्स एंड ओवल पॉइंट्स है। इस पॉइंट पर चेक करना है। ये पॉइंट हमारे हथेली के पीछे और आगे दोनों की ओर होते हैं। चेक करते समय ब्लू पॉइंटर को इस पॉइंट पर जिस प्रकार का आकार बना है उसी प्रकार से घुमाकर चेक करना है। उसके बाद हम बात करते हैं ऑरेंज लाइन। इस ऑरेंज लाइन को देने का मतलब हमारी मदद करना है ताकि हम उसकी मदद से अपने आप और किसी और को भी आसानी से चेक कर सके। ऑर्गन्स, चार्ट में ऑर्गन पॉइंट पर घुमाकर हमें चेक करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं पीछे की जो हमारा बैक का जो पाम है उसमें आप देख सकते हैं ब्लैक पॉइंट्स पे हम बात कर ही चुके हैं। उसके बाद येलो पॉइंट्स क्या होते हैं? येलो पॉइंट्स, ये पॉइंट केवल उपचार करने के लिए दिया गया है। इस पॉइंट पर चेक नहीं करना है। बाकी के सभी पॉइंट पर चेक भी होगा और उपचार भी होगा। इसका मतलब है बाकी सभी पॉइंट्स पे तो हमें डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट दोनों के लिए हमें यूज आएंगे, जांच और इलाज दोनों के लिए काम आएंगे। बाकी जो येलो पॉइंट्स है हमारे येलो मास्टर पॉइंट्स जिन्हें हम कहते हैं, वो सिर्फ हमारे ट्रीटमेंट के लिए, हमारे इलाज के लिए ही काम आएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं मशीन का प्रयोग करने के बाद गुनगुना पानी पीने से टॉक्सिन बाहर निकल जाता है। मशीन का प्रयोग सूखे हाथों पर ही करें। ठंड के समय हाथों को गर्म करके प्रयोग करें। मशीन का प्रयोग करते समय मेटल की वस्तुएं हाथ से निकाल दे। इसके लिए सबसे स्पेशल ये पॉइंट है क्योंकि क्या होता है कुछ लोग गोल्ड ज्वेलरीज या फिर कुछ रिंग ये सब वेयर करते हैं, तो आप उनको थोड़ा सा पहले ही उनको बता दें कि ये सारी चीजें, वो मेटल से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो अपने घर पर ही रिमूव करके आए। क्योंकि कई बार क्या होता है पेशेंट अपने पास छोड़ देते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स अपने पास आते हैं तो हो सकता है कई बार दिक्कत हो जाए, तो फिर सामने वाला अपने पे ही ब्लेम करता है। तो इसलिए आप उनको ये हिदायत दे कि सारे जो मेटल की वस्तुएं हैं आप उनका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट जो भी करते हैं उसके लिए आप उनको पहले ही थोड़ा सा सचेत कर दें कि आप जब भी ट्रीटमेंट के लिए वापस आएंगे तो ये सारी मेटल की वस्तुएं आप घर पर ही रिमूव करके आए। अपने हाथ पर पहले प्रयोग करना है, यानी कि सबसे पहले अपने हाथ पर लगा के देखना है, क्योंकि सामने वाले को ऐसा लगेगा, वो आपको कहेगा कि करंट आ गया, झटका आ गया। तो इन सब चीजों से उनको बताना है कि हमें हल्की सी सेंसेशन महसूस हो रही है, तो कोई भी दिक्कत नहीं। सबसे पहले अगर आप अपने हाथ पे उसको चेक कर लेते हैं तो सामने वाले का जो डर होता है वो निकल जाता है। और उनके सबसे पहले शाओशेंग पॉइंट पे आपको चेक करना है। एक ही एक्यू पॉइंट पर 15 मिनट से ज्यादा मशीन का प्रयोग नहीं करना है। जिसे पॉइंट से चेकअप स्टार्ट होगा, उपचार भी उसी पॉइंट से होगा। उसके बाद उपचार करते समय पीले पॉइंट पर सेंसेशन कम रखना है। उपचार करते समय 24 घंटे में 15 मिनट से ज्यादा एक ही पॉइंट पर थेरेपी नहीं करना है। उपचार करते समय 24 घंटे में 2 घंटे ही लगातार थेरेपी दी जा सकती है। उपचार करते समय लगातार 5 दिन थेरेपी है और फिर 1 दिन का आराम देना है। फिर लगातार 5 दिन थेरेपी देना है और 1 दिन का आराम देना है। इसी प्रकार थेरेपी चलेगी ठीक होने तक। यदि किसी के पास समय की दिक्कत है तो उसे लगातार 15 दिन थेरेपी देना है और फिर 3 दिन का आराम देना है। इसी प्रकार उसकी थेरेपी चलेगी ठीक होने तक। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमें किस पर प्रयोग करना है और किस पर नहीं। वह मरीज जिन्हें दिल में पेस मेकर, यानी कि एक तरह से मशीन होती है जो हिलती रहती है, आप कभी किसी पेस मेकर से अगर मिले हो तो, जो व्यक्ति पेस मेकर है यानी कि उसकी बॉडी में वॉल्व लगा हुआ है, प्रेग्नेंट महिलाएं, वे 3 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे, मैलिग्नेट ट्यूमर, यानी कि आपको ये बताना नहीं है, कैंसर ये शब्द बैन है, बट अगर किसी को इस टाइप का कोई पेशेंट है तो उस पर हमें एक्यूलाइफ का प्रयोग नहीं करना है। टीबी के मरीजों पर, किसी भी प्रकार की रक्तस्रावी, मतलब किसी के अंदर बॉडी के अंदर ब्लीडिंग हो रही है, उस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं उन पर भी हमें इसका यूज नहीं करना है। या फिर एल्कोहल, यानी कि हैवी ड्रिंकर जो होते हैं उन पर भी हमें इसका यूज नहीं करना है। नेक्स्ट हम हमारे मेरिडियन चैनल्स की बात करेंगे। थोड़ा सा हम इसके बारे में भी जानेंगे क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग अगर हम ट्रीटमेंट्स देते हैं, अगर पॉसिबल हो पाता है तो ये बहुत बढ़िया काम करते हैं। मेरिडियन चैनल, मानव घड़ी।
टाइम, मेरिडियन, उनका छोटा नेम, टोटल पॉइंट्स, मेन पॉइंट्स और एक्टिव और पैसिव। तो हम फर्स्ट बात करते हैं जो हमारा लीवर मेरिडियन है, लीवर, उसका टाइम होता है 1 AM टू 3 AM। उसका शॉर्ट नेम है LR, LV, LIV। इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 14। इसका मेन पॉइंट होता है LI1 और इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है यिन एनर्जी, मेल एनर्जी। लंग्स सेकंड मेरिडियन जो होता है हमारा लंग्स मेरिडियन, जिसका मास्टर पॉइंट होता है 8, इसको हम LU8 के नाम से भी जानते हैं। इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 11। इसका समय होता है 3 बजे से 5 बजे तक। इसकी जो एनर्जी होती है वो होती है एक्टिव एनर्जी यानी कि यीन एनर्जी। थर्ड हमारा जो मेरिडियन है लार्ज इंटेस्टाइन, हमारी बड़ी आंत का समय होता है 5 से 7 का LI, यानी कि जो अभी हमारा उसके बाद आप देख सकते हैं इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं हमारे 20। इसका जो मास्टर पॉइंट होता है LI1। ये जो होता है पैसिव एनर्जी होते हैं यांग, यानी कि फीमेल एनर्जी। अभी जो हमारा समय चल रहा है, हमारे पेट का समय चल रहा है 7 से 9। हमारे जो इसका मास्टर पॉइंट होता है ST36, यानी कि 36वें नंबर का पॉइंट, इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है ST। इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 45। इसकी जो एनर्जी होती है यांग होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो 9 बजे से 11 बजे तक का जो टाइम होता है हमारे एस्प्लीन, यानी कि फलीहा, तिल्ली जो होते हैं हमारे, उसका टाइम होता है, उसको शॉर्ट फॉर्म होता है हमारे जो पॉइंट होता है SP3, यानी कि 3 नंबर का पॉइंट जो होता है हमारा, इसका मास्टर पॉइंट होता है। टोटल पॉइंट इसके 21 होते हैं। इसकी एनर्जी होती है यीन। उसके बाद जो हमारा 11 से 13 यानी कि 11 बजे से 1 बजे तक हमारा जो पॉइंट होता है 11 AM टू 1 PM, हमारे हार्ट का पॉइंट होता है। इसका HT8 इसका मास्टर पॉइंट होता है और जो इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 9 होते हैं और इसकी एनर्जी जो होती है यीन एनर्जी होती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी छोटी आंत, यानी कि 1 बजे से 3 बजे तक। इसका मास्टर पॉइंट होता है SI5। इसके अंदर टोटल पॉइंट्स होते हैं 19। इसकी एनर्जी होती है यांग एनर्जी। उसके बाद होता है हमारा ब्लैडर, यानी कि यूरिनरी ब्लैडर, 3 से हमारा 5 बजे तक का इसका टाइम होता है। इसके जो मास्टर पॉइंट होता है BL66 होता है। इसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 67, यांग इसकी एनर्जी होती है। उसके बाद हम बात करते हैं शाम को 5 से 7 हमारा किडनी का पॉइंट होता है। इसका जो इसको हम KI10 से भी करते हैं डिनोट, KL से भी डिनोट करते हैं और KD से भी डिनोट करते हैं। इसके जो टोटल पॉइंट्स होते हैं 27 पॉइंट्स होते हैं। इसकी एनर्जी होती है यीन एनर्जी होती है और किडनी के लिए सबसे ज्यादा ये कहा जाता है 5 से 7 सबसे ज्यादा किडनी क्रैश होती है, क्योंकि सबसे ज्यादा इस टाइम अगर हम टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, तो हमारी किडनी का क्रैश होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। कई बार हम जानते हैं कि कई लोग कहते हैं कि ऐसा कोई व्यक्ति था जिसकी किडनी क्रैश हो गई, उसको ना ही तो वो कोई हैवी ड्रिंकर था, ना ही उसको कोई बीमारी थी। तो वो किस वजह से क्रैश हुई? क्योंकि 5 से 7 के टाइम में क्या होता है, अगर उसने टेंशन ले ली, स्ट्रेस ले लिया, उसका BP बढ़ गया, तो उसकी किडनी क्रैश होने के चांसेस हो जाते हैं। उसके बाद हम 7 से 9 की बात करें तो हमारा पेरिकार्डियम यानी कि PC, उसके टोटल पॉइंट्स होते हैं 9। इसका मास्टर पॉइंट होता है 8, PC8। ये सबसे ज्यादा हमारे जो ब्रेन से रिलेटेड जो समस्याएं आती है उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। जो हमारे BP हो गया या फिर हमारे कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है। बाकी हमारे स्ट्रेस होता है, इसका जो मास्टर पॉइंट होता है ब्रेन का, आप कह सकते हैं पेरिकार्डियम PC8। इसकी एनर्जी यीन होती है। उसके बाद हम 9 से सॉरी 9 से 11 की बात करें तो आप देख सकते हैं हमारा त्रिगुण यानी कि ट्रिपल वार्मर SJ, यानी कि सेंजियो का मास्टर पॉइंट, जिसे हम SJ6 भी कहते हैं या TW6 भी कहते हैं। इसकी एनर्जी यांग होती है। उसके बाद 11 से 1 फिर से हमारा जो आ गया गॉल ब्लैडर यानी कि GB, जो पित्त की थैली जो हमारी होती है, उसका मास्टर पॉइंट होता है GB41। इसकी टोटल पॉइंट्स होते हैं 44। इसकी जो एनर्जी होती है यांग एनर्जी होती है। उसके बाद 2 हमारे जो पॉइंट्स और भी होते हैं, 2 हमारे और भी मेरिडियंस होते हैं जो हमारी गवर्निंग वेसल होती है, जिसे हम GV और DU के नाम से करते हैं। इसके टोटल पॉइंट्स 28 होते हैं, यांग एनर्जी इसकी होती है। और उसके बाद होती है हमारी कंसेप्शनल वेसल यानी कि रेणु, जिसे हम CV के नाम से जानते हैं। जब हमारी नाभि शिफ्ट हो जाती है तो CV6 पॉइंट्स पे इसका CV6 जो मास्टर पॉइंट होता है उस पे हम पॉइंट देते हैं। तो उसके बाद हम नेक्स्ट बात करेंगे
कि कुछ पॉइंट्स है जो हमें डायग्नोसिस करते वक्त ध्यान रखने चाहिए। Many different people have the same diseases but do not get the same level of prickling sensation। जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग तरीके के लोग आते हैं हमारे पास, तो सभी की डिजीज जो होती है, सभी की जो बीमारियां होती है वो एक तरह की नहीं होती, तो उनको एक प्रकार का सेंसेशन भी महसूस नहीं होगा। The higher the intensity setting when in relief mode, the quicker you will experience pain relief। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा हम अपने टाइमर को उसको इंक्रीज करते रहेंगे, 15 पे भी अगर हम किसी के तो ऐसी दिक्कत होती है, अगर हम 15 पे भी देते हैं तो भी उनको कुछ महसूस नहीं होता, बट जितनी ज्यादा इंटेंसिटी, जितनी ज्यादा उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, उतनी जल्दी उस पॉइंट पे रिलीफ, यानी कि उनको जो दर्द हो रहा है, जो दर्द महसूस हो रहा है या फिर उनको जो दिक्कत हो रही है, उस पर जल्दी से जल्द रिलीफ हमें प्रोवाइड होगा। It is better not to treat at a high intensity setting if you experience intense pain। अगर अचानक से हमें दर्द होता है तो इसके लिए ये हिदायत दी जाती है कि ज्यादा इंटेंसिटी पे हमें उस पेशेंट को ट्रीट नहीं करना है। It is usually better to start treating at a lower power level, say 3 or 4, and gradually work up to a higher level as your tolerance increases। ये बताया जाता है और ये अच्छा होता है कि थोड़े से मतलब 1 या 2, कई बार तो क्या होता है 1 और 2 फ्रीक्वेंसी पे भी ऐसा ही ये दर्द होता है, तो हमें पेशेंट से पूछने के बाद ही धीरे धीरे हमें ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करना चाहिए। अचानक अगर हम इंक्रीज कर देंगे तो वो हमारा अपने हाथ से हाथ हटा के चला जाएगा, या फिर पेशेंट ट्रीटमेंट नहीं लेगा या डर जाएगा। तो डायग्नोसिस के मेथड्स आप देख सकते हैं, स्लाइड करंट, स्ट्रॉन्ग करंट, स्लाइड सोर, स्ट्रॉन्ग सोर, यानी कि किसी के बहुत ज्यादा तेज लग रहा है, किसी के कम लग रहा है, किसी के स्लाइड लग रहा है तो भी वो परेशान है, किसी के बहुत ज्यादा लग रहा है तो भी। तो ये हमारा शाओशैंग पॉइंट होता है, इस पे हम हल्का सा उसको चेकअप करके देखेंगे, उसको जितना सहन या बियरेबल लगेगा उस पे हम उनका डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम इसके बारे में जानते हैं प्रोडक्ट फंक्शंस एंड फीचर्स। हेल्थ केयर इफेक्ट इम्प्रूव, ये हमारी ब्लड सर्कुलेशन को बढ़िया करता है, हमारे जो इम्यून सिस्टम होता है उसे हमारे इम्यून सिस्टम को भी डेवलप करता है, उसकी स्ट्रेंथनिंग बनाए रखता है, और हमारी जो डिजीज होती है उन पे भी ये बहुत बढ़िया काम करता है। इजी टू यूज, बहुत इजी है इसका यूज करना। प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग एंड यूसेज ऑफ हैंड पॉइंट्स डायग्राम मेक दिस प्रोडक्ट इजी टू यूज फॉर फैमिली। मतलब कि हम इसके बारे में अगर अच्छे से जानकारी ले, इसके बारे में अच्छे से पढ़े और इसके बारे में हम अच्छे से जान जाएं तो इसको बहुत ही आसान होता है इसको यूज करना हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए, हमारे पेशेंट्स के लिए। पोर्टेबिलिटी, ये इसको बहुत इजी है, कहीं भी ये पॉकेट डॉक्टर हम इसे कहते हैं, तो इसको कहीं भी हम ले जा सकते हैं, कहीं भी हम इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत कन्वीनियंट और पोर्टेबल है, मतलब बहुत ही इजी टू यूज है। पावर सेवर, इसके अंदर पावर बहुत कम लगती है। जैसे कि हम जनरली जानते हैं कि हम इधर उधर ट्रैवल करते हैं तो हमारे चार्जर तो पॉसिबल नहीं हो पाता है, इस वजह से हम अपने एक्यूलाइफ के लिए हम सेल लेके साथ में चलते हैं। इसमें 2 मोड होते हैं, कि इलेक्ट्रिक होता है, एक सेल मोड होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोडक्ट बेनिफिट्स के। ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है, हमारी जो मसल कॉन्ट्रैक्शन यानी कि हमारी मसल में जो खिंचाव आ जाता है या फिर हमारी जकड़न हो जाती है, उन सभी को ये सही करता है। किल्स पेन, हमारे जो दर्द में हमें आराम देता है, रिलीफ देता है। वाइटलाइजेस ही नर्व्स, जो हमारे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, जो भी हमें नसों से रिलेटेड जो समस्याएं आती है उन पे बहुत बढ़िया काम करता है। जैसे हमारे साइटिक नर्व की प्रॉब्लम हो जाती है, सर्वाइकल साइटिका, जो भी दिक्कतें हैं। एडजस्ट द मूवमेंट ऑफ द इंटेस्टाइन, यानी कि जो हमारे इंटेस्टाइन, आंतों से रिलेटेड जो हमें विकार हो जाते हैं उसमें बहुत बढ़िया काम करता है। इनहांसेस द फंक्शंस ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, यानी कि जो हमारी यूरिनरी ब्लैडर्स होता है, यूट्रस होता है, इन सभी की जो भी हमें दिक्कतें आती है, इनके जो फंक्शंस होते हैं उनको बहुत बढ़िया करता है। रिड्यूसेस द इन्फ्लामेशन, यानी कि हमारी बॉडी में जो स्वेलिंग आ जाती है, सूजन आ जाती है, हमारी बॉडी अकड़ जाती है, उसमें भी ये काम बहुत बढ़िया काम करता है, उसको ही हटाता है। डिमिनिशेस द टेम्परेचर, हमारी बॉडी के अंदर बायोइलेक्ट्रिसिटी अगर बैलेंस नहीं होती तो उसको भी ये बैलेंस करता है। एप्लीकेशन फॉर डायरेक्शन, यूज इट एटलीस्ट 3 days in a row for each एक्यू पॉइंट, मतलब कम से कम एक एक्यू पॉइंट के लिए हमें कंटिन्यूस 3 दिन तक इसके ऊपर काम करना है। Research has shown that the electromagnetic wave need at least 3 days before it can show any effect on human body। रिसर्च के द्वारा ये बताया गया है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, क्योंकि इसके अंदर जो ये तरंग छोड़ता है उसको कम से कम 3 दिन लगते हैं किसी भी पेशेंट की बॉडी पे काम करने के लिए।
एक्यूलाइफ टेक्स 5 days एज अ हेल्थ केयर पीरियड, यानी कि कम से कम 5 दिन में इसका इफेक्टिव जो रिजल्ट हमें मिलेगा, क्योंकि 3 दिन ये काम करके उसकी बॉडी को ऑब्जर्व करके उसके बाद उसको धीरे धीरे रिलीफ प्रोवाइड करने लग जाता है। डू नॉट यूज द प्रोडक्ट व्हेन इट कम्स टू टायर्डनेस और विद इन 1 hour आफ्टर डिनर एंड ड्रिंकिंग, यानी कि हमें इसके थेरेपी नहीं लेनी चाहिए अगर हम थके हुए हैं, या फिर खाने के 1 घंटे बाद अगर हम एकदम से ट्रीटमेंट लेते हैं तो भी हमें इसकी सावधानियां बरतनी चाहिए। That the electromagnetic wave at least needs 3 days before it can show any effect on human body, हमने पढ़ लिया है। उसके बाद जानते हैं, ask tester to take such of metal from hand and ear of left side such as rings, watch, earrings, यानी कि हमने इसकी बात कर ली है कि हमारा सबसे पहले जो होता है हाथ हमारा ड्राई होना चाहिए। जो भी जो मेटल्स सामने वाले पेशेंट ने पहने हुए हैं या जो सामने वाले व्यक्ति जो भी आपके पास आता है, तो उन सबके आपको मेटल्स उसको रिमूव करवाने हैं, जैसे कि इयररिंग्स, जो भी मेटल रिमूवेबल है। अगर कोई रिमूवेबल नहीं है तो आप उसको ड्रॉप कर सकते हैं, बाकी मोस्टली रिमूवेबल होते हैं, जैसे कि घड़ी हो गई, इयररिंग हो गया या रिंग हो गई। उसके बाद डू नॉट टेक कोल्ड वाटर आफ्टर water shower after use. Please drink a cup of warm water in order to boost up metabolism and expel toxins out of body. यानी कि ट्रीटमेंट के बाद हमें सामने वाले को ये हिदायत देनी है, क्या फिर उसको गर्म पानी पिलाना है या उसे कहना है कि आपको गर्म पानी पीना है, ठंडा पानी नहीं पीना, क्योंकि ठंडा पानी पी लेंगे तो टॉक्सिन्स उनकी बॉडी में चिपक जाएंगे, और गर्म पानी पियेंगे तो वही सारे टॉक्सिन्स जो उन्होंने थेरेपी ली है, ट्रीटमेंट लिया है, वो सारे उनकी बॉडी से यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू बाहर आ जाएंगे, एक्सक्रीट हो जाएंगे। हमारी जो टियान्स की जो हमारी मशीन है, हमारी जो ये एक्यूलाइफ है, हमारा जो ब्रह्मास्त्र है या जांच मशीन है, इसको बहुत सारी सर्टिफिकेशंस और ये बहुत एफडीए पेटेंटेड है। इसको सीई सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जीएमपी सर्टिफिकेट मिला हुआ है। इसने मोर देन 10 पेटेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, यानी कि आपने देखा था अलग अलग कंट्रीज में इसके अलग अलग पेटेंट्स या एफडीए नंबर्स हैं। उसके बारे में थोड़ा सा और मैं आपको बताना चाहूंगी। मैं थोड़ा सा और आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगी। जैसे हमारे जो कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनके बारे में हम ऐसे जानते हैं, जैसे हमारे लोकल पॉइंट होते हैं, फिर स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं, जर्नल पॉइंट्स होते हैं। जैसे कि जो हमारा लोकल पॉइंट होता है वो हमारा डायरेक्ट पॉइंट होता है। जैसे कि कई बार हम मेडुला के पॉइंट के बारे में हम बात करें तो आप देख सकते हैं हमारे थंब के बीच में हमारा मेडुला का पॉइंट होता है। जो इनडायरेक्ट है वो रिफ्लेक्स है और जो डायरेक्ट है वो लोकल है। मतलब जो डायरेक्ट पॉइंट हमें मिल जाता है जिसपे हम ट्रीटमेंट देते हैं उसे लोकल पॉइंट हम कहते हैं। जो हमारे जैसे पैर के तलवों में होता है या कहीं और पॉइंट लोकेट होता है वो हमारा इनडायरेक्ट पॉइंट होता है। जैसे कि जो सर्वाइकल होता है उसके पॉइंट्स हमारे गर्दन में होते हैं। हमारे अगर हम उसका डायरेक्ट ट्रीटमेंट अगर थंब पे देते हैं, जैसे हमारे थंब के साइड में जो हम थोड़ा सा प्रेस करते हैं, तो हम जो पॉइंट पे प्रेसिंग कर रहे हैं तो उसको पॉइंट पे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो हमारा लोकल पॉइंट कहलाता है। अदरवाइज जो हम पीछे पॉइंट्स देते हैं वो हमारा इनडायरेक्ट पॉइंट कहलाता है। उसके बाद हम जर्नल और स्पेसिफिक पॉइंट के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जो भी पेशेंट आता है उसको सामने वाला जो पॉइंट सामने वाला हमें बताता है कि हमारे तो यहाँ पे दिक्कत हो रही है, ये दिक्कत हो रही है, वो उसका जर्नल पॉइंट होता है। बट हम उसका डायग्नोसिस करके जो हम पॉइंट पकड़ते हैं वो हमारा स्पेसिफिक पॉइंट होता है। उसके बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि अगर जैसे हम उसको कैसे ट्रीटमेंट भी दे सकते हैं। अगर हमें जैसे किसी भी ऑर्गन की गति को तेज करना होता है तो हम उसको क्लॉकवाइज प्रेस करते हैं, क्लॉकवाइज उसको ट्रीटमेंट देते हैं। और अगर हमें पता होता है कि अगर उसको जकड़न है, दर्द है, तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज यानी कि हम उस ऑर्गन की गति को कम कर देते हैं। जैसे कई बार क्या होता है किसी की नाभि शिफ्ट हो जाती है, जैसे सामने वाले की बोलते हैं नाभि गिर गई, नाभि शिफ्ट हो गई, या हमें दिक्कत हो गई है, तो हम क्या करते हैं उसको पूछते हैं, उससे हम चेक करते हैं या फिर हम पता लगाते हैं कि नाभि ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई तो उसको गैस कॉन्स्टिपेशन हो गया, यानी कि हम उसको क्लॉकवाइज करेंगे। और अगर जैसे उसको लूज मोशन हो जाता है तो हम उसको एंटी क्लॉकवाइज हम उसे ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद अगर ऑर्गन की गति को जैसे हमने जाना कि फास्ट करने के लिए क्लॉकवाइज करते हैं और ऑर्गन की गति को कम करने के लिए हम एंटी क्लॉकवाइज ट्रीटमेंट देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम जानेंगे
कि जो हमारा पेशेंट की हिस्ट्री क्या है, उसके अगर जैसे हमें पॉइंट्स जानने हैं, स्पेसिफिक पॉइंट्स, तो हम थोड़ा सा उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। उसके जो जर्नल पॉइंट्स है, उसको कहाँ का दर्द हो रहा है वो जानेंगे। उसके ऑर्गन्स के बारे में, जो उसको दिक्कत हो रही है, किस किस ऑर्गन में उसको प्रॉब्लम्स है। वैसे तो ये हमारी जो मशीनें सारी चीजें बता देती है, बट उन पॉइंट्स के साथ साथ हम उनसे थोड़ा सा डिस्कस भी करते जाएंगे, जिससे कि हमें उनकी पूरी नॉलेज प्राप्त हो सके। उसके बाद थोड़ा सा हम बात करेंगे हमारे तन और मन की। जो हमारा जो तन होता है वो हमारा लिविंग मटेरियल होता है, इसमें जेनेटिक सेल्स होते हैं, यानी कि लिविंग जैसे ऑर्गन्स होते हैं। इसके अंदर हमारे जो हार्ट हो गया, हमारे जो लीवर, किडनी, लार्ज इंटेस्टाइन्स, हमारी आंतें जो होती हैं लिविंग मटेरियल से बनी हुई होती है। वही जो हमारा मन होता है, उसके अंदर तो आप देख ही नहीं सकते ना, तो वो हमारे स्योमेटिक सेल यानी कि डेड सेल से बना हुआ होता है। उसमें कोई भी जान नहीं सकता कि हमारे मन में क्या चल रहा होता है। उसके बाद हमारी जो कुछ क्रिएटिव ब्रांच होती है, जो हमारी बॉडी को रेगुलेट करती है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, पीनियल होती है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्रंथि होती है। क्योंकि हम अगर पीनियल, पिट्यूटरी, ब्रेन, यानी अगर हम तीनों को सक्रिय कर दिए, तो पुराने एंशियंट पीरियड में ये माना जाता था कि आपने अगर अश्वत्थामा जी के बारे में सुना हो, तो उनके वहां पे पीनियल, पिट्यूटरी, ब्रेन के वहां पे एक मणि थी, जो अभी भी सक्रिय है। आज भी उनके बारे में कहा जाता है कि उनके अवशेष हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर आप ये माने कि हमारी जो आयुष ग्लैंड भी ये कही जाती है, इसके अंदर हमारे अमृत होता है। अगर इसको हम एक्टिव कर देते हैं, तो जो हम सोचते हैं वो कार्य हमारा हो सकता है, इजीली हो सकता है। क्योंकि जो हमारा मन करता है वो हमारी पिट्यूटरी को बताता है, और जो हमारी पिट्यूटरी होती है वो ब्रेन को इंस्ट्रक्शंस देती है, और जो ब्रेन होता है वो हमारे ऑर्गन्स को इंस्ट्रक्शंस देता है या ऑर्डर देता है। और जो ऑर्गन्स होते हैं वो उसी तरीके से, जिस प्रकार हम चाहते हैं उस प्रकार काम करना चालू कर देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा हम और डिस्कस करेंगे बायोइलेक्ट्रिसिटी। बायोइलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम जान रहे थे कि हमारी जो बायोइलेक्ट्रिसिटी, जो हमारी जैविक ऊर्जा है, वो क्या होती है। हमारी जो कुछ डेज होते हैं हमारे एक्टिव होते हैं, कुछ डेज होते हैं हमारे पैसिव होते हैं। कुछ कलर होते हैं हमारे एक्टिव होते हैं, कुछ कलर हमारे होते हैं पैसिव, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी की बैलेंसिंग, हमारी जो एक्टिव एनर्जी और पैसिव एनर्जी है वो बैलेंस हो जाती है। यानी कि जो हमारी राइट साइड होती है वो हमारी मेल एनर्जी होती है, यीन एनर्जी होती है, एक्टिव एनर्जी होती है। हमारी बॉडी के अंदर 50% एक्टिव एनर्जी होती है, 50% पैसिव एनर्जी होती है, जो कि जो हमारी बायोइलेक्ट्रिसिटी को बैलेंस करते हुए, हमारी जो बायोइलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे मेरिडियन चैनल्स, हमने हमारे 12 मेरिडियंस के बारे में अभी जाना था, मानव घड़ी के बारे में जाना था, उनके थ्रू ये फ्लो करती है। जैसे कि हमारी जो राइट साइड होती है मेल की, वो हमारी एक्टिव होती है, वहीं फीमेल की जो लेफ्ट साइड होती है वो पैसिव होती है। हमारी जो बैक साइड होती है वो एक्टिव होती है, हमारी जो फ्रंट साइड होती है वो पैसिव होती है। उसके बाद जैसे आप देख सकते हैं, फायर होती है वो एक्टिव होती है, वाटर होता है जो पैसिव होती है। जो हमारी सूर्य नाड़ी होती है वो हमारी एक्टिव एनर्जी होती है, जो हमारी चंद्र नाड़ी होती है वो पैसिव एनर्जी होती है। उसी के साथ साथ मैं आपसे थोड़ा सा और डिस्कशन करना चाहूंगी। जैसे कि आजकल जो बीपी के पेशेंट्स है उस पे हम इनसे तो ट्रीटमेंट करते हैं, बट आप देख सकते हैं पहले के टाइम पे, जैसे आजकल क्या होता है, जो भी अमावस्या का टाइम आता है उस टाइम क्या होता है कि लेबर क्लास होती है, कोई भी अपनी काम होता है उस टाइम हम छुट्टी दे देते हैं। तो छुट्टी किस लिए देते हैं, कभी आपने इस चीज को जाना है? क्योंकि क्या होता है उस टाइम पे बीपी क्या होता है, केमिकल जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमें टेंशन हो जाती है। इस वजह से जो अमावस्या क्या होता है, ठंडा पीरियड होता है, उस समय क्या होता है कि लोगों का बीपी भी लो जाता रहता है, जिस वजह से उस टाइम हम क्या करते हैं, अमावस्या की छुट्टी दे देते हैं कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो वो घर पे आराम से रेस्ट कर सके। उसी के प्रकार अगर हम पूर्णिमा के आसपास की बात करें, तो वो हमारा एक्टिव होता है, वाटर फायर होता है, हमारी जो एक्टिव एनर्जी होती है। उसके पास हमारा जो बीपी होता है वो नॉर्मल रहता है। और जिसको अगर कोई बीपी की प्रॉब्लम होती है, तो उस टाइम आप देखेंगे कि वो बीपी वाला पेशेंट उस टाइम पे उसकी एनर्जी जो होगी बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी कि सक्रिय नहीं होगी। जो उसको इंसोम्निया की भी प्रॉब्लम आपको मिल सकती है, उसको बेचैनी मिलेगी, उसको याददाश्त नहीं रहेगा, कुछ मतलब याददाश्त भूलने की समस्या यानी मेमोरी लॉस आप कह सकते हैं, उसको कुछ भी याद नहीं रहेगा। ये सब किस वजह से होता है, क्योंकि कई लोग क्या होते हैं, बहुत ज्यादा टेंशन ले लेते हैं, उनमें बहुत ज्यादा ईगो रहती है या सुपर ईगो। उसी टाइम वो लोग क्या करते हैं, वो अपने आप को ही इसी चीज के अंदर नुकसान पहुंचाते हैं। सुपर टेंशन क्या होता है, सुपर टेंशन होता है कि बहुत ज्यादा
जो पेशेंट होता है एक्टिव हो जाता है, एक्सट्रीम एक्टिव हो जाता है, तो हम उसकी एनर्जी को कम करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज यानी कि एनर्जी को सक्रिय बनाए रखने के लिए हम उसको एंटी क्लॉकवाइज ट्रीटमेंट देते हैं। वहीं क्या होता है, अगर सुपर ईगो और ईगो और सुपर ईगो होती है तो उस पेशेंट को हम क्या करेंगे, वो ठंडा रहता है, वो खुद को ही अपने आप को ही हार्म करता है, इस वजह से हम क्या करेंगे, उसको क्लॉकवाइज उसको ट्रीटमेंट देंगे। उसके बाद हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, जैसे कि हमारे जो आप देख सकते हैं जो फ्रोजन शोल्डर्स होते हैं, हर्निया की दिक्कत हो रही है, हमें अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स भी होती जा रही है। जो हर्निया होता है हमारी मैम आंतों के स्क्रीन अंदर। आगे नहीं बढ़ रही है। जी सर, ये मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ सर, ये सारी चीजें ओके इसमें नहीं ओके है। ओके। जी सर, थोड़ा सा ये डिस्कशन ये भी जरूरी होता है। तो जैसे मैं आपको बता रही हूँ, तो ये सारी चीजें भी डिस्कशंस में है। और हमारे जो एंजाइना की दिक्कत होती है, एंजाइना जो होती है हमारा एक पेन होता है जो अचानक और एकाएक आता है। वो हमारे लेफ्ट चेस्ट से शुरू होता है और लेफ्ट हैंड तक जाते हुए में अपर बैक तक पहुंच जाता है। ये एक तरह से हार्ट अटैक भी आप इसे कह सकते हैं, अचानक आता है। अचानक जैसे आपको बताया जाता है, अचानक और एकाएक आंधी की तरह कोई भी रोग आता है तो उसे हम हार्ट अटैक बताते हैं। तो आप उसको किसी भी पेशेंट को, सामने वाले को डायरेक्ट तो नहीं कह सकते कि आपको हार्ट अटैक आ गया है। तो हम उसको चेक करते हैं कि एंजाइना का पेन कभी 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 खाली चेस्ट पेन भी होता है, कई बार एसिडिटी भी होती है, बट अचानक ये पेन भी आता है तो हार्ट अटैक के रूप में ही आता है इसका पेन। और उसके बाद हम बात करें सर्वाइकल, तो सर्वाइकल का जो पेन होता है वो हमेशा रहता है, गर्दन से शुरू होकर ये हाथ तक और ऊपर अपर बैक तक जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं थोड़ा सा साइटिका के बारे में। इसमें क्या होता है, हमारी बॉडी की जो बैलेंसिंग है वो थोड़ी सी खराब हो जाती है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर क्या होता है, इसमें अगर अनबैलेंस हो जाते हैं तो हमारे एग वीक हो जाते हैं, स्पर्म काउंट्स कम हो जाते हैं, मेंसेस लेट हो जाते हैं। उसमें कई बार कई लेडीज कंसीव नहीं कर पाती हैं। और अगर हम एक्यूप्रेशर के अंदर या एक्यूपंचर हमारे डिवाइसेस से, हमारे जो ब्रह्मास्त्र से हम ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी प्रॉब्लम सही हो जाती है। इसके अंदर हम सबसे पहले पीनियल पिट्यूटरी ब्रेन को क्लॉकवाइज करते हैं, उसके बाद 1 to 9 करते हैं क्लॉकवाइज। उसके बाद जो होता है हम आगे के सप्लीमेंट से उनका ट्रीटमेंट करते हैं, CV6 पे करते हैं। ये सारे जो पॉइंट्स है उन सभी पे हम करते हैं। तो हम जानते हैं टियान्स जो हमारा TCM है वो हमारे AAA थेरेपी पे बना हुआ है, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर और आयुर्वेद। 1 वर्ल्ड 1 फैमिली 100 years हेल्दी लाइफ, बेटर टियान्स बेटर लाइफ। तो लास्ट में मैं इसी के साथ अपना सेशन फिनिश करना चाहूंगी कि कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है। कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती है। गो HD। थैंक यू सो मच सर। फैंटास्टिक सेशन, बहुत वाह, बढ़िया। क्या जबरदस्त है मैडम आपका। थैंक यू सो मच मैम। ग्रेट मैम। डायनामिक सेशन है। मैम Congratulations, निशा जी। वंडरफुल Thank you, वंडरफुल, यू sir. डन ए ग्रेट जॉब। Wonderful. थैंक यू सो मच सर। लाजवाब जानकारी।